मोबाइल पर एक अनजाना नंबर देख बड़े बेमन से फ़ोन उठाया, पर दूसरी तरफ से छोटी भाभी की आवाज़ सुनते ही खुशी से चीख पड़ी। इतने सारे सवाल कर डाले कि उन्हें सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। मेरे 100 सवालों के बीच वो सिर्फ इतना बता पाई कि इसी शहर में हैं, अपने बेटे वंश के पास आई हुई हैं और मुझसे मिलना चाहती हैं। फ़ोन रखते ही मैं जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी और उसी रफ्तार से मानस पटल पर पुराने दृश्य उभरने और मिटने लगे। पड़ोस में रहने वाली मेरी सहेली माया के छोटे भैया अमित की शादी हुई तो जैसे उनका घर रोशनी से नहा गया। अपने नाम ज्योति के अनुरूप ही छोटी भाभी कभी सूरज की ज्योति बन घर में उजाला भर देती तो कभी चंद्रमा की ज्योति बन शीतलता बिखेरती। लंबे काले बाल, दूध और शहद मिश्रित गोरा रंग, पतली छरहरी देह और उस पर जब हंसती तो दांतों की धवल पंक्ति बिजली सी चमक जाती। उन्हें देखकर ही जाना कि असली हंसी क्या होती है। उनकी हंसी सिर्फ होठों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि आंखों में उतरकर सामने वाले के दिल में घर कर लेती थी। फोटो तो हम सब ने पहले ही देख रखी थी, उस पर से सुना फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट है। थोड़ा डर से गए थे, इतनी सुंदर और इतनी पढ़ी लिखी हैं, ज़रूर घमंड भी होगा, ठीक से बात भी करेंगी या नहीं। पर अपने सारे पर अपने प्यारे व्यवहार से उन्होंने घर भर का ही नहीं, माया की सारी सहेलियों का भी दिल जीत लिया। हम प्रतीक्षा करते रहते कब क्लास खत्म हो और हम सब माया के घर जा धमके। अक्सर छत पर हमारी मंडली जमती और हम यह देखकर दंग रह जाते। साहित्य, राजनीति, खेल, फिल्म, संगीत, सब पर ज्योति भाभी की अच्छी पकड़ थी। नई नवेली बहू को माया की माँ तो कुछ नहीं कहती, पर शाम के 5 बजते ही वे स्वयं रसोई में बड़ी भाभी की मदद करने चली जाती। अमित भैया भी उनका काफ़ी ख्याल रखते। अक्सर शाम को ऑफिस से लौट वे भाभी को कभी दोस्तों के घर, कभी मार्केट तो कभी फिल्में दिखाने ले जाते। स्कूटर पर भैया भाभी की जोड़ी निकलती तो सारे मोहल्ले की कई जोड़ी आंखें खिड़कियों से, बालकनी से या छत से झांकने लगती। सब यही कहते, कैसी राम सीता सी जोड़ी है, किसी की नज़र ना लगे। समय के साथ वे एक प्यारे से बच्चे वंश की माँ भी बनी। अब तो छोटे बच्चे के बहाने मैं जैसे उनके घर पर ही जमी रहती, पर वंश से ज़्यादा आकर्षण ज्योति भाभी की बातों का रहता। वे भी जैसे मेरी राह देखती रहती। उन्होंने भी मुझे कभी माया से अलग नहीं समझा। वे मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर हुआ वह वज्रपात। सर्दी के दिन थे। अल सुबह अमित भैया किसी दोस्त को लाने स्टेशन जा रहे थे और कोहरे की वजह से उनके स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया। अमित भैया का निर्जीव शरीर ही घर आ पाया। उस समय वंश सिर्फ 5 महीने का ही था। ज्योति भाभी को उनके मायके वाले ले गए। मुझे भाभी से बिछुड़ने का दुख तो था, पर मुझे संतोष था कि ज्योति भाभी अपने घर की इकलौती बेटी है। 2 भाइयों की छोटी लाडली बहन है। पिता भी प्रगतिशील विचारों वाले हैं। जरूर उन्हें आगे पढ़ाकर या अच्छा सा कोर्स करवाकर नौकरी के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, ज्योति भाभी की दूसरी शादी भी करवा दे। कैसे काटेगी अकेली ये पहाड़ सी जिंदगी। पर तब मुझे दुनियादारी की समझ नहीं थी। नहीं जानती थी कि एक विधवा या परित्यक्ता बेटी के लिए मायके में भी जगह नहीं होती। जिस घर में वह पली बढ़ी हैं, अब उस घर में ही उनके लिए जगह नहीं थी। जिस माँ बाप का गला नहीं सूखता, यह कहते कि उसके ससुराल वाले तो छोड़ते ही नहीं, 2 दिन में ही बुलावा आ जाता है। पर अगर बेटी हमेशा के लिए आ जाए तो भारी पड़ जाती है। 4 महीने के बाद ही ज्योति भाभी के पिता
ये कहते हुए उन्हें ससुराल छोड़ गए कि यह वंश का अपना घर है, उसे इसी घर में बड़ा होना चाहिए। घर में प्रवेश करते ही ज्योति भाभी ने अपनी स्थिति स्वीकार कर ली थी। अब विधवा होने के बाद उनका अपना कमरा अब उनका नहीं था। किचन से लगे एक छोटे से कमरे में उन्हें जगह मिली थी, जहां बस एक तख्ता पड़ा था। उनके दहेज के सामान में से बस एक अलमारी उन्हें मिली थी। उनके कमरे, उनके ड्रेसिंग टेबल, 2 in 1 सब पर अब ननद माया का कब्जा था। ज्योति भाभी की अनुपस्थिति में उनके पलंग पर माया और बड़ी भाभी के बच्चे सोते थे। वही व्यवस्था उनके लौटने के बाद भी कायम रही। उनका कमरा देख मेरा कलेजा मुंह को आ गया। एक रैक पर वंश के कपड़ों के साथ बस एक कंघी पड़ी थी, एक आईना तक नहीं। तर्क होगा, जब श्रृंगार नहीं करना फिर आईने की क्या ज़रूरत। वंश को तो ज्योति भाभी की सासू माँ ने जैसे अपने संरक्षण में ले लिया था। उस बच्चे में वह अपने खोए हुए बेटे को देखती, उसका सारा काम खुद किया करती, 1 मिनट भी उसे खुद से अलग नहीं करती। बस ज्योति भाभी को आवाज़ें लगाती, बहू ज़रा वंश की दूध की बोतल दे जाओ, कपड़े दे जाओ, उसके नहलाने का इंतज़ाम करो। और ज्योति भाभी आंगन में पटरा, गर्म पानी, तौलिया, साबुन सब रखती, पर बच्चे को नहलाने का सुख सासू माँ ले जाती। भाभी अब वंश की माँ भी नहीं रह गई थी। फिर भी ज्योति भाभी ने अपनी मुस्कुराहट जिंदा रखी थी। शायद यही उनके जीवन का संबल था। पर अब उनकी हंसी बस होठों तक ही सीमित रहती, आंखों से नहीं छलकती थी। छोटी भाभी के घर आते ही बड़ी भाभी को पता नहीं किन काल्पनिक रोगों ने धर दबोचा। कभी उनके पैर में दर्द रहता, कभी सिर में, तो कभी कमर में। सारा दिन पलंग पर आराम फरमाया करती और पड़े पड़े ही ज्योति भाभी को आदेश दिया करती। उन्होंने अपना वजन भी खूब बढ़ा लिया था। मैं सोचती, आज तो ये काम से बचने के लिए बहाने कर रही हैं। इतने आराम से कल इन्हें ये सारे दर्द सचमुच झेलने पड़ेंगे। घर का सारा बोझ ज्योति भाभी के कमज़ोर कंधे पर आ गया था। सुबह उठकर बड़ी भाभी के बच्चों के टिफ़िन बनाने से लेकर रात में सबके कमरे में पानी की बोतल रखने तक उनका काम निरंतर चलता रहता। बस दोपहर को थोड़ी देर का वक्त उनका अपना होता, जब वे घर वालों के कपड़े समेट आंगन में धोने बैठती। सब लोग अपने कमरे में आराम कर रहे होते और वे मुगरी से कपड़ों पर प्रहार करती रहती और उसी के लय पर उनके मधुर स्वर में लता के दर्द भरे नगमे गूंजते रहते। मैं उस समय किताबें लिए छत पे होती। मुझे उनकी आवाज़ के कंपन से पता चल जाता कि वे रो रही हैं और उनकी दर्द भरी आवाज़ सुन मेरे भी आंसू झरझर किताबों पे गिरते रहते। पर मैंने ज्योति भाभी को कभी नहीं बताया। उनका ये एकमात्र निजी पल मैं उनसे नहीं छीनना चाहती थी। शायद इसी 1 घंटे में वे अपने अंदर की सारी पीड़ा निकाल देती और बाकी के 23 घंटे हंसती मुस्कुराती नजर आती। शायद इसी मूक पल ने जैसे कोई मूक रिश्ता स्थापित कर दिया था हमारे बीच। मैं ज्योति भाभी की तरफ देखती और भाभी नजरें झुका लेती और जल्दी से काम में लग जाती। उन्हें डर था जैसे मैं नज़रों से उनका दर्द पढ़ लूँगी। हमारी दोस्ती अब इतिहास हो चुकी थी। मुझे अब उनके यहाँ जाना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि माया जिस तरह उनसे व्यवहार करती वो मुझसे देखा नहीं जाता। एक दिन एक सहेली के घर जाना था। माया के घर उसे लेने गई तो देखा माया ज्योति भाभी के ऊपर चिल्ला रही थी, मेरा ब्लू वाला कुर्ता कहाँ है। जब भाभी ने कहा स्त्री के लिए गई है तो वह गुस्सा हो उठी, अब क्या पहनूं, कहा था ना आपको छवि के बर्थडे में जाना है, फिर क्यों दिया आपने स्त्री में। ज्योति भाभी ने चतुराई से बात संभालने की कोशिश की। अलमारी से रेड कलर का कुर्ता निकालकर प्यार से बोली, अरे ये क्यों नहीं पहनती हो, इस रंग में कितना रंग खिलता है तुम्हारा,
बहुत अच्छी लगती है तुम पर यह ड्रेस। मैंने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ माया, बहुत अच्छी लगती है तुम पर ये ड्रेस। हाँ, अब और चारा भी क्या है, कहती माया भाभी के हाथों से वो ड्रेस ले बदलने चली गई। मैंने ऐसे सर झुका लिया जैसे मेरी ही गलती हो। ज्योति भाभी ने भी भाप लिया और बात बदलते हुए मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगी। पर जब हमारी आंखें मिली तो सारे बहाने ढह गए और ज्योति भाभी की आंखें गीली हो आई, जिन्हें छुपाने वे जल्दी से कमरे से बाहर चली गईं। मैंने रास्ते में माया को समझाने की कोशिश की, पर मेरी सहेली कैसी भावनाहीन हो गई थी, देख आश्चर्य हुआ। उल्टा मुझ पर बरस पड़ी। उनको और काम ही क्या है, इतना भी ध्यान नहीं रख सकती क्या? मन हुआ उसे रास्ते से नीचे ढकेल दूं। हाँ, उस बिचारी का पति नहीं रहा। अब 24 घंटे तुम लोगों की चाकरी और तुम्हारे नखरे उठाने के सिवाय उसके पास काम ही क्या है? मैंने बोला तो कुछ नहीं, पर माया मेरी नाराज़गी समझ गई। हमारी दोस्ती के बीच एक दरार सी आ गई थी, जो